नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सके उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, या फिर उनकी प्लानिंग सही है या फिर नहीं, उस पर एडवाइस देने के लिए। तो किसी भी कदम पर आपको हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए, फिर चाहे वो फंड चॉइसेस की बात हो, गोल्स की बात हो, या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर राय लेनी हो, तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे आप नोट कीजिए तरीका, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपने सवाल आप हमें फेसबुक और एक्स पर भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए, #AskAवाज़ योर मनी लिखकर लिख भेजिए। ईमेल है yourmoney@nw18.com। तो ये रहा तरीका शो पार्टिसिपेट करने का। और आपकी सभी क्वेरीज को आज आंसर करेंगे त्रिवांता वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और कीर्तन से सवाल जवाब भी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं उससे पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर। और आमतौर पर कीर्तन, हमने देखा है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, जब इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो गोल्ड एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन इस बार कि जो चाल है सोने की वो काफी डिफरेंट है, और इनफैक्ट यहाँ भी थोड़ी सी सुस्ती ही छाई हुई है। सबसे पहले तो इनफैक्ट गोल्ड की चाल को समझना चाहेंगे आपसे, आपकी सोच क्या कहती है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए व्यूअर्स की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो US ईरान टेंशंस के बीच में बुलियंस में भी हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, लैक ऑफ बाइंग देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? कंसीडरिंग इस तरीके के माहौल में यहाँ टेंडेंसी होती है आउट परफॉर्मेंस की, क्या ये एसेट क्लास पहले ही बहुत चल चुके हैं, ये वजह है, या कुछ और भी रीजंस हैं? दीपाली जी, सबसे पहले शो में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आई थिंक आपने जो कहा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप इसके पहले की वॉर्स या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखें तो ऐसी सिचुएशंस बड़ी रेयर हुई है पास्ट में, जहां पर वॉर स्टार्ट होने के पहले ही गोल्ड आई थिंक 150% ऊपर चला गया। और उससे भी ज्यादा टेक्निकल डिटेल ये है कि ये वॉर के पहले ना सिर्फ गोल्ड ऊपर गया था, पर डॉलर भी बहुत गिर चुका था डी डॉलराइजेशन की वजह से। तो आप वॉर में एंटर हुए ऐसी सिचुएशन में जहां पर गोल्ड ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और डॉलर नीचे है। तो वॉर की वजह से जब रिस्क ऑफ हो जाता है मार्केट में और लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं, तो उनके पास दोनों ऑप्शन है, या तो गोल्ड में निवेश करें या डॉलर में निवेश करें, क्योंकि दोनों को एज सेफ हेवन माना जाता है। पर क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि सोना ऑलरेडी 100-150% ऊपर था और उसके सामने डॉलर इतना नीचे था, आई थिंक सेफ हेवन बाइंग डॉलर में ज्यादा हुई वर्सेस गोल्ड। वन और टिपिकली जब आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है जहां डॉलर ऊपर चला गया और इन्फ्लेशन की वजह से यील्ड्स ऊपर चली गई, डॉलर का ऊपर जाना और यील्ड्स का ऊपर जाना, ये दोनों टेक्निकली गोल्ड के लिए नेगेटिव है। वो भी शायद प्ले आउट कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि इन दोनों टेक्निकल फैक्टर्स के अलावा आई थिंक अगर आप देखेंगे बहुत टाइम बाद सेंट्रल बैंक्स ने सोना बेचा। तो न्यूज ये काफी मैं पढ़ रहा हूँ कि टर्की ने भी काफी सोना बेचा है, रशिया ने सोना बेचा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ये तीनों फैक्टर्स की वजह से इस बार गोल्ड बहुत ही अलग डायरेक्शन में मूव हुआ टेक्निकली, जबकि वो ऊपर जाना चाहिए वॉर या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। ओके अच्छा, फिर इस समय फिर इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सोने चांदी को लेकर? अगले 1 से 2 साल का अगर कोई होराइजन लेकर चल रहा है, तो क्या सलाह आपकी रहेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे ऐसा लग रहा है अगर 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो थोड़ा सा कमोडिटी से आप दूर रहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। ऑलरेडी इतना अपमूव दे चुका है, टॉप से 20-22% सोना ऑलरेडी नीचे आ चुका है। मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, पर अगर थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू लेना है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, हम इक्विटी और गोल्ड दोनों में आई थिंक थोड़ी सी बाइंग वापस आते हुए देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप डेफिनेटली गोल्ड में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली मार्केट ने जितना भी वॉलेटिलिटी थी विद रिस्पेक्ट टू वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो आई थिंक वो सकम कर लिए, वो ऑलरेडी प्राइस में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं इक्विटीज की तरह। अगर मार्केट स्टेबल हो रहे जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेकर, तो इक्विटी और गोल्ड दोनों यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 साल का व्यू हो तो ही बाइंग करनी चाहिए। चीज और कीर्तन, आमतौर पे जब हम आपने 1 से 2 साल के नजरिए से बताया कि दूर ही रहे कमोडिटी से तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक आइडल पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का ओवरऑल कंपोजिशन कितना परसेंटेज में होना चाहिए
या फिर बिना एक्सपोजर के भी काम चल सकता है क्या? ऑल्दो हमने देखा काफी सारे ऐसे मल्टी कैप फंड्स थे जिन्होंने पिछले साल भर में एक्सपोजर काफी हायर साइड पर रखा इस स्पेस में और अब ट्रिम भी किया है, तो एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो जो हम पुरानी थीसिस पे चलते हैं 5-10% मैक्सिमम, उसी के साथ स्टिक करें या फिर एक्सपोजर परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पर वेरी कर सकता है अगर नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक मैं बहुत टाइम से ये कहते आ रहा हूँ गोल्ड के मूवमेंट के पहले से ही, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15-20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड डेफिनेटली होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा सिल्वर थी दस जी। 15-20% तक का, तो वो डेफिनेटली दो बड़े प्रॉब्लम्स आपके पोर्टफोलियो में सॉल्व कर रहा है। एक तो इन जनरल जब इक्विटीज गिरेंगे तो सोना या तो स्टेबल रहता है या ऊपर जाता है। इन जनरल बात कर रहा हूँ, इस बार की सिचुएशन अलग है जैसे हमने डिस्कस किया। तो आप उस गोल्ड को एक्चुअली यूज भी कर सकते हैं इक्विटीज को नीचे बाई करने के लिए। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में सॉल्व कर रहा है। और दूसरा डेफिनेटली रूपी डेप्रिसिएशन है। हमने देखा है 3.5-4% रूपी इन जनरल डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होते आ रहे हैं साल दर साल। तो उसका भी फायदा गोल्ड में मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न में एक 30% जितना कंपोनेंट इसलिए भी आता है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दो बड़े प्रॉब्लम्स गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में सॉल्व करता है। तो गोल्ड डेफिनेटली 10 से 20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह गोल्ड में एक्सपोजर को लेकर, आपके पोर्टफोलियो में परसेंटेज एलोकेशन को लेकर तमाम बातें यहाँ पर बताई। चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर विकास हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। विकास नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जो इन्होंने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं कीर्तन, उसके मुताबिक इनकी जो मंथली सिप चल रही है वो 29,000 पर मंथ की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 35 लाख है, और जो इनका टाइम होराइजन है वो लगभग 15 से 20 साल का है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कहाँ है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये महीना, दिन 5,000 रुपये महीना है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में, 5500 रुपये महीना है कोटक मिड कैप में, साथ ही 2500 रुपये महीना ये डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप में, एसबीआई लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई काउंटर में अगेन 2-2 हज़ार डाल रहे हैं। तो उस तरीके से जो टोटल एसआईपी है वो लगभग 35,000 रुपये महीने की है। 35 लाख इकट्ठा हो भी चुके हैं। 29,000 रुपये महीने की, माफ कीजिए, 35 लाख इनका इकट्ठा हो चुका है। अच्छा, इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 5 लाख, 1.5 लाख डाले हुए हैं एक्सिस स्मॉल कैप में। तो बताइए क्या नजरिया इनके पोर्टफोलियो पर? 2 सवाल है इनके बेसिकली, फंड चॉइसेस प्लस 15-20 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन हो पाएगा? आई थिंक विकास जी, सबसे पहले अगर कॉर्पस अक्यूमुलेशन की बात करें तो 20 साल का समय बहुत अच्छा समय है। आप जो 29,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, उसको अगर मैं कंसिडर करूं कि आप हर महीना कंटिन्यू करेंगे अगले 20 सालों के लिए, प्लस आज का आपका जो इकट्ठा किया हुआ 35 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 12% के अजम्पशन पर तकरीबन 6 करोड़ जितना ये पोर्टफोलियो बन सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप 20 साल का होराइजन लेके चल रहे हो और आज 29,000 की एसआईपी है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एसआईपी बढ़ाएंगे भी, पर क्योंकि वो डेटा मेरे पास नहीं है तो मैंने वो कंसिडर नहीं किया। पर 29,000 की एसआईपी अगले 20 सालों के लिए, 35 लाख का आज का पोर्टफोलियो, अगर दोनों को 12% से मैं ग्रो करूँ तो रफली 6 करोड़ तक का आपका कॉर्पस बन जाएगा आज से 20 सालों में। अब आपके पोर्टफोलियो पर मेरी सलाह है कि आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे फंड्स हैं। अगर आप इन फंड्स को कम भी कर देंगे ना, तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन सकता है आपका। आप पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप को होल्ड कीजिए, यूटीआई नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 को होल्ड कीजिए, कोटक का जो इमर्जिंग फंड है उसे होल्ड कीजिए, और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है जो होल्ड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 फंड्स को अगर आप होल्ड करेंगे ना अगले 20 सालों का जो आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और उसी में समान तरीके से आप अपने एसआईपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये पोर्टफोलियो काफी बेहतर है लंबे समय के निवेश के लिए। हालांकि आपका जो टेक फंड है जिसमें आपने लमसम निवेश कर रखा है, उस पर हमारी भी बाय रिकमेंडेशन है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है और उसमें निवेश करना चाहिए। पर एक डिस्क्लेमर डेफिनेटली देना चाहूंगा कि सेक्टोरियल फंड्स में एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही समय पर शायद एग्जिट नहीं ले पाओगे तो इस फंड से दूर रहे। बट अदरवाइज सेक्टर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कॉल पॉजिटिव है और आपको वो फंड भी होल्ड करे रखना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। कुछ बदलाव आपको सजेस्ट जरूर किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स में आप रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने पूरा पोर्टफोलियो इनका बताया, इन केस क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पा रही कीर्तन, लेकिन अगर
इन फ्यूचर ये एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं एसआईपी अमाउंट, क्योंकि 15-20 सालों का टाइम होराइजन काफी बड़ा है। आई एम श्योर हो सकता है कि इनकी कैपेसिटी हो कि 29,000 से सिर्फ बढ़ा सके। तो जब ये अपना एलोकेशन कभी इन फ्यूचर इंक्रीज करना चाहें तो इन्हीं फंड्स में सिमिलर रेशियो में करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थैंक्स फॉर आस्किंग दैट, क्योंकि ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेम गलती करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो भी फंड्स है ना, उसी फंड्स में आप निवेश को ऐड कीजिए। आपको कोई नए फंड्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फंड्स का कॉम्पोजिशन देखें ना, तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को कवर कर लिया। एक्सिस के थ्रू स्मॉल कैप को, कोटक के थ्रू मिड कैप को, और पीपीएफएस और यूटीआई नेक्स्ट 50 जो दो फंड्स आपके थे, उसके थ्रू आपने लार्ज कैप कैटेगरी को भी टच बेस कर लिया। तो आपके पास तीनों कैटेगरीज के फंड है। स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से किया हुआ है, आपको नए फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको फंड ट्रैक करते रहना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि फंड मैनेजर चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिविटी फंड्स की चेंज हो गई है, या फंड्स कुछ ऐसा कर रहा है जो ओरिजिनली आपने इन फंड्स में निवेश किया था उससे थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान रखिए। पर एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है नया पैसा इन्हीं 4 फंड्स में निवेश करना चाहिए आपको। ओके, बात करते हैं सुधीर से। अगले व्यूअर है हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से सवाल पूछने के लिए। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। सो मैं फंड भेजा था एसआईपी। आई एक्टिवेटेड द एसआईपी इन एचडीएफसी टॉप 100, 20,000 एंड 10,000 इन अर्ली डिस्कवरी फंड, एसआईपी म्यूचुअल फंड। सो दीज आर टू फंड्स एंड माय द क्वेश्चन इज 22 lakhs. Completed this NPS also 10,000 per month. So these are major condition. And also I invested in this Sukanya also. So सुकन्या समृद्धि योजना, ओके ओके, 5-6 lakhs worth भी है। So I need I set my plans. So can I continue? सुधीर, आपने तीन चार मेरे ख्याल से 4 गोल आपने लिखे हैं, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड है, साथ ही साथ आपके रिटायरमेंट तक की प्लानिंग है। तो ये 3 साल, 6 साल, 10 साल और 15 साल का आपका गोल होराइजन है, राइट? हाँ, राइट। और आप इन फ्यूचर, क्योंकि आपका समय 15 साल तक का आपने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट, तो क्या पॉसिबल होगा कि आप एलोकेशन भी गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज करेंगे या स्टेप अप करेंगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ। नीडेड आई रिटर्न द अमाउंट आल्सो, किस ईयर कितना अमाउंट चाहिए वो भी लिखा हुआ मैंने। तो उसके बेस पे आप बताइए कि मेरे फंड सही हैं, बदलना है, क्या करना है। कैश की कुछ डाउन चल रहा था, तो क्या इससे निकल जाना ठीक है कि पूछ लेते हैं आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बताती हूँ। देखिए 32,500 की इनकी सिर्फ चल रही है कीर्तन, और इस अमाउंट के लिए सिर्फ 3 ही फंड्स इन्होंने रखे हैं। हालांकि काफी वेरिएशन है परसेंटेज एलोकेशन को लेकर। 20,000 एचडीएफसी टॉप 100 में, 10,000 आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी में, और सिर्फ 2,500 है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में। 32,500 की टोटल सिप है और अभी 22 लाख इकट्ठा कर चुके हैं। प्लस इनके कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे एनपीएस में 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, जहां कॉर्पस 10 लाख का हो चुका है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी 10 लाख का कॉर्पस है। अब इनके 4 गोल है। 3 साल में डॉटर की एजुकेशन के लिए 10 लाख, 6 साल में छोटी बेटी की एजुकेशन के लिए 10 लाख, देन 10 साल का लक्ष्य है 32,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो जो उनका पहला गोल है, जो एल्डर डॉटर के एजुकेशन के लिए चाहिए, तो होगा ये कि अगर मैं 22 लाख रुपए आज निवेश कर दूं और 32,500 रुपए की एसआईपी करता रहूं और 12 साल का अजम्पशन लूं, तो आज से 3 साल में इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू तकरीबन 45 लाख हो जाएगी। तो ये 45 लाख में से 10 लाख रुपया निकाल सकते हैं टुवर्ड्स द गोल, जो ये कह रहे हैं कि उनको एल्डर डॉटर की एजुकेशन के लिए चाहिए। तो ये 10 लाख रुपया निकालने के बाद भी उनके पास पोर्टफोलियो में 35 लाख रुपया बचेगा। अब अगर ये 35 लाख रुपए के ऊपर वो और 32,500 की एसआईपी अगर कंटिन्यू करे, तो अगले 3 सालों में जब उनको यंगर डॉटर के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और फिर भी उस 10 लाख रुपए निकालने के बाद भी पोर्टफोलियो में तकरीबन 53 लाख जितनी राशि बनी रहेगी। और जो उनका तीसरा गोल है, तो अगर ये 53 लाख प्लस 32,500 की एसआईपी वो कंटिन्यू करें, तो जो उनका तीसरा गोल है कि उनको 10 साल में 20 लाख रुपया चाहिए, वो 20 लाख रुपया निकालने के बाद भी उनके पोर्टफोलियो में तकरीबन 80 लाख रुपए का कॉर्पस बना रहेगा। और जो उनका चौथा गोल था कि उनको 2 करोड़ रुपया चाहिए आज से 15 साल में, तो अगर ये 80 लाख रुपए को कंटिन्यू करे और वापस वही सेम एसआईपी को कंटिन्यू करे, तो तकरीबन 1.67 या 1.7 करोड़ तक का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से उनके तीनों गोल्स अचीव हो जाएंगे। और जो उनका फोर्थ गोल है ना, जो 2 करोड़ चाहिए, उसमें 30 लाख रुपए कम पड़ेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा वो 1.7 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे।
पर उन्होंने जैसे कहा कि वो 10,000 रुपए की एसआईपी एनपीएस में भी कर रहे हैं, तो अगर वो एनपीएस में 10,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू करेंगे 20 सालों तक, तो वो 90 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। तो आई थिंक अगर 1.7 करोड़ और 90 लाख को ऐड कर दे तो वो 2 करोड़ से बहुत ज्यादा राशि जमा हो जाएगी जो वो इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके ऊपर उन्होंने जो सुकन्या समृद्धि में पैसा निवेश किया वो सब बोनस है। तो वो जितनी आज राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनके गोल्स तो डेफिनेटली टेकन केयर हो जाएंगे। ये अजम्पशंस की हुई है कि 12% रिटर्न मार्केट के निवेश पर उनको मिलेगा। अब उनके अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कोटक इमर्जिंग से रिप्लेस कर देना चाहिए, बाकी वो फंड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए सुधीर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके सारे गोल्स की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जो 3 साल की बेटी के 3 साल बाद जो बेटी के एजुकेशन के लिए चाहिए 45 लाख आपकी तब तक पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी। 10 लाख निकाल भी लेंगे तो 35 लाख बचेंगे। उसके बाद 6 साल की डॉटर के लिए भी आप आसानी से बेसिकली ओवरऑल क्रक्स देखें तो आप जो अपने सारे गोल्स हैं उनको कंफर्टेबली मैनेज कर लेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर सलाह आपको दी गई है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से निकलिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप निवेश करें, ये सलाह आपके लिए रेकमेंड की गई है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और नितेश अगले व्यूअर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नितेश नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि 30,000 रुपए का मेरा 25,000 रुपए का मेरा सिप चल रहा है और 20,000 रुपए का वाइफ का सिप चल रहा है, टोटल 45 का चल रहा है। तो मैं एक तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता हूँ कि क्या ये फंड ठीक है या इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, और दूसरा ये है कि 5,000 का मेरे को सिप और करना है तो वो किस फंड में करना चाहिए। और टोटल और आपने टारगेट लिखा है 8 इयर्स में 2 करोड़ का, राइट? जी मैडम बिल्कुल। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है नितेश जी? अभी 30 लाख है। ओके, अच्छा मैं सवाल देख रही थी आपका, आपने ये भी पूछा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से निकलना सही है या फिर नहीं, और साथ ही यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निवेश करें या नहीं, राइट? जी मैडम बिल्कुल। ओके, तो पहले तो मैं इनके दोनों पोर्टफोलियो बता देती हूँ कीर्तन, इनका और इनकी वाइफ का। इनका पोर्टफोलियो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप 6,000 पर मंथ, देन 5,000 पर मंथ ईच 2 फंड्स में डाल रहे हैं जो कि डीएसपी इक्विटी वेट निफ्टी 50 है, दूसरा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, प्लस आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट में 5,000 रुपए महीने डाल रहे हैं और 4,000 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी में। तो इस तरीके से 5 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। 4 फंड्स इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में है जहां पर 5,000 ईच डाल रहे हैं। पराग पर रिफ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप प्लस एसबीआई कॉन्ट्रा। 5,000 के एडिशनल सिप करनी है। उस स्थिति में जो कंबाइंड पोर्टफोलियो सिप होगी वो 50,000 पर मंथ की होगी। अभी 30 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 2 करोड़ का लक्ष्य 8 सालों में। पोर्टफोलियो पर चॉइसेस इनकी क्या रहेंगी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेकर स्पेसिफिकली राय लेना चाहते हैं? नितेश जी, सबसे पहले तो अगर 50,000 रुपए की एसआईपी को ध्यान में रखें और 30 लाख का करंट या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, और अगर मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूं तो 8 सालों में आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अब 8 सालों में आपका गोल या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 2 करोड़ तक पहुंचे, पर 2 करोड़ के पहुंचने के लिए आपको 50,000 की जगह पर 80,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। नाउ ऑफ कोर्स शायद आप 50,000 से 80,000 कर पाए या तो ना कर पाए। अगर नहीं कर पाते तो अगले 8 सालों में कोशिश कीजिए कि हर साल आप स्टेप अप कर पाए अपनी एसआईपी को। एज एंड व्हेन आपकी सैलरी बढ़ रही है थोड़ा सा और निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पर अगर 2 करोड़ तक पहुंचना है तो आपको 80,000 रुपए की आज एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ओवर एंड अबव कि आपके पास 30 लाख रुपए की राशि ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है पोर्टफोलियो में। अब अगर आपके फंड्स पे बात करूं तो मैं आपको ये 5 फंड्स होल्ड करने की सलाह दूंगा आप ही के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से। आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को होल्ड कीजिए, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को कीजिए, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट को कीजिए, पीपीएफएएस को कीजिए और कोटक मल्टी को कीजिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि आपके पास इस पोर्टफोलियो के थ्रू डेट में, फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी तीनों में एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप शायद 8 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, तो शायद इसलिए मैंने आपका पोर्टफोलियो ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं रखा। ऐसे फंड्स चूज किए आपके पोर्टफोलियो में से जो शायद
थोड़े से मॉडरेट टू अग्रेसिव काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 फंड्स का पोर्टफोलियो और अगर आप 80,000 की एसआईपी कर पाए तो 2 करोड़ पहुंचना तो आसान हो जाएगा। पर अगर जैसे मैंने कहा 80,000 नहीं कर सकते तो स्टेप अप कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम। रही बात आपके पोर्टफोलियो में, तो थोड़े बहुत बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मौजूदा पोर्टफोलियो से 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। पुनीत का सवाल लेते हैं। इन्होंने जमशेदपुर से सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 35 ईयर्स इनकी एज है कीर्तन, और मंथली सिप इनकी चल रही है 8,000 पर मंथ की। एडिशनल सिप ये करेंगे 17,000 की, तो उस केस में 25,000 के आसपास की इनकी मंथली सिप हो जाएगी। 5 लाख लमसम भी इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। पोर्टफोलियो की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो 30 लाख है और 7 to 8 ईयर्स और ये रख सकते हैं अपने इस पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो कहाँ है? मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2000 है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 2000, HSBC स्मॉल कैप में 2000, SBI स्मॉल कैप में। अब इनकी पुरानी होल्डिंग्स हैं, जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स इनके पास हैं, वो पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। 1 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 3,65,000 SBI कॉन्ट्रा में, 44,000 UTI गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, 50,000 ICICI प्रू लार्ज कैप, देन 50,000 ये 6 फंड्स में और इनके हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स, ICICI प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड, SBI ELSS टैक्स सेवर और क्वांट ELSS टैक्स सेवर हैं। तो बताइए इनकी एग्जिस्टिंग सिप्स, एडिशनल सिप कहाँ लगाएं, लमसम कहाँ निवेश करें, समझाइए प्लीज। आई थिंक पुनीत जी, सबसे पहले तो आपने बहुत सारे फंड्स में निवेश कर रखा है, इतने सारे फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दो पार्ट्स में सलाह देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी के ऊपर आप एसआईपी चाहते तो 25,000 रुपए की एसआईपी हो जाएगी। तो 25,000 रुपए की एसआईपी और आपका करंट पोर्टफोलियो में कैलकुलेट कर रहा था तकरीबन 8.5 लाख रुपए का है और आप 5 लाख रुपए एडिशनल डालना चाहते हैं। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास तकरीबन 13.5 लाख आज है निवेश करने के लिए और 25,000 रुपए की एसआईपी है। अगर ये आप 8 साल तक कंटिन्यू करें तो तकरीबन 12% पे आपका पोर्टफोलियो 73 लाख तक का बन जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फंड्स कोई भी सॉल्यूशन है आपके पोर्टफोलियो में। ये शायद आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और प्रॉब्लम को बढ़ा रहे कम करने की जगह पे। तो कुछ फंड्स के नाम लूंगा, वो फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप ही के पोर्टफोलियो से आपको होल्ड करना चाहिए और बाकी के फंड्स से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो आप आईसीआईसीआई का लार्ज कैप होल्ड कीजिए, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप होल्ड कीजिए, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड होल्ड कीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा होल्ड कीजिए और यूटीआई गोल्ड ईटीएफ होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है ये 5 फंड्स अगर आप होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास जितना पैसा इन्हीं 5 फंड्स में इक्वली डिवाइडेड हो और एसआईपी भी इन्हीं 5 फंड्स में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। सब भी इनको इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करना है, राइट? सॉरी दीपाली जी, आपका वॉइस नहीं आता रहा। जो इन्होंने 5 लाख लमसम की बात की वो भी इन्हीं फंड्स में डाल सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, इन 5 फंड्स के अलावा उनको कोई फंड और करने की जरूरत। ठीक है, तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है, बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। एक लंबी लिस्ट है जिन फंड से आपको निकलना है और 5 फंड्स आपको फाइनली बताए गए हैं कीर्तन की तरफ से, जहां पर आप सिप भी कर सकते हैं, लमसम भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये 5 फंड्स आप नोट कर लीजिए: आईसीआईसीआई लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। इन्हीं 5 फंड्स के साथ आप स्टिक रहिए, ये सलाह है। रही बात 8 सालों की, तो 8 सालों में मान के चलें 75 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये रही सलाह पुनीत के लिए। अब फटाफट से पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कीर्तन। आई थिंक मेरी पोर्टफोलियो की सजेशन उन लोगों के लिए जो थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर है, 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को देखकर डर नहीं जाएंगे। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो और इस कैटेगरी में फिट आते हो तो आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी एक फंड है, दूसरा है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, तीसरा है कोटक इमर्जिंग और चौथा है निपॉन स्मॉल कैप। ये 4 फंड्स में मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप इक्वली डिवाइड करें अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप इक्वली डिवाइड कर पाते हैं इन चारों में तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज मिड स्मॉल तीनों में आपका इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और स्टाइल्स में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा अक्रॉस वैल्यू, ग्रोथ एंड मोमेंटम। तो ये 4 फंड्स 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है तो। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर।
चलिए, शुक्रिया आपका कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।